अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having an absolutely lovely Monday morning. कि सुबह आपकी अच्छी हुई है, ज़िंदगी खुश है, आप लोग अपने लिए अपने धुन में हैप्पी हैं एंड ज़रूरी होता है यार, मतलब कि it's really important to sort of be comfortable and be happy on Monday mornings, and I don't know why. हालांकि कल रात my Monday morning was like I was like, oh God, Monday morning etc etc, but having said that I think वो आहिस्ता आहिस्ता आके मतलब सीन ऑन हो जाता है। मैंने आप लोगों को अपने वीकेंड के बारे में बताना है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो मेरी बेटी सलीना, आई कीप टॉकिंग अबाउट हर ऑन एंड ऑफ, शी इज़ 13, सो एंड हर कोई ये बोलता था कि टीनेज ईयर्स आर गोना बी डिफ़िकल्ट। आई डिडंट रियलाइज़ हाउ डिफ़िकल्ट until last night. So she had a sleepover with her best friend in the whole wide world, and Anna Seema and Serena, ये दोनों इकट्ठे थी and इन्होंने ये सारी रात, बच्चे मतलब उनकी क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो they were awake the whole night, पूरी की पूरी रात दोनों ने ख़वातीन जागी हैं और उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक सेटअप कर लिया ड्राइंग रूम के अंदर। रात को कोई 40 दफ़ा वो लोग मेरे कमरे में आए और मैं ग्रॉगी स्लीप के अंदर। सुबह के 4 बजे मेरे कमरे में बैठ के मार्कर्स जो थे, अब मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई और मैं बहुत आई एम अ डीप स्लीपर, मतलब बम गिर सकता है और मैं सोती रह सकती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई और व्हाटएवर आई वोक अप बिकॉज एक आवाज़ आई थी टक 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 एंड आई वाज लाइक ये क्या आवाज़ है। मैं लुक्ड अप एंड ये लोग मार्कर्स रात के सुबह के 4 बजे मार्कर्स वो जो डालते हैं ना वापस उनके प्लास्टिक के डब्बों में उनमें डाल देते हैं। एंड आई वाज लाइक तुम लोग सुबह मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद यू पीपल। खैर एनीवेज, व्हेन आई वाज लीविंग फॉर वर्क इन द मॉर्निंग दोनों बेहोश हो रहे थे एंड आई एम श्योर कि जब मैं यहाँ से काम से वापस घर जाऊँगी तब भी मुझे वो उसी तरह गॉन विद द विंड सोते हुए मिलेंगे। सो इट वाज क्वाइट फनी एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट, आई एम श्योर कि बाकी सब लोग जिनके भी बच्चे हैं उनके भी समर हॉलीडेज़ चल रहे हैं एंड उनको लोग रात के सॉर्ट ऑफ नाइट आउल्स बने हुए हैं टीनेजर्स, आई डोंट नो व्हाई। खैर एनीवेज, इस पिछले हफ्ते काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई जिसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। मिक्स्ड बैग, मज़ेदार चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर नॉट सो मज़ेदार एक बजट आया हमारे मुल्क का जो कि अफेक्ट करेगा 2022 को, इफेक्टिवली इस साल का जो जितना भी रह गया ये साल एंड देन टिल next year this time, so an entire fiscal year is going to be affected. बजट के अंदर काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स का अनाउंसमेंट हुई है जिसके अंदर से मैं आपको सिग्निफिकेंट वाली बताती हूँ। वो ये है कि अक्यूट शॉर्टेज है एनर्जी का। सो बेसिकली मिफ्ता इस्माइल जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि जो लोग घराने 200 से कम इलेक्ट्रिक यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों को एक बहुत आसान लोन्स मिलेंगे टू इन्वेस्ट इन सोलर एनर्जी और सोलर पावर के ऊपर, सोलर ऑल्टरनेटिव एनर्जी जितने भी मेथड्स हैं उनके ऊपर आपको बेसिकली ना सिर्फ प्राइस हाइक होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, इनफैक्ट प्राइसेस ड्रॉप कराई जाएंगी, प्लस ऑल्सो मेडिसिन की भी प्राइसेस ड्रॉप कराई जाएंगी। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बजट के अंदर इस दफ़ा और उसके अंदर और पैसे डाले गए हैं। ख़वातीन की एजुकेशन के ऊपर भी और उनकी एम्पावरमेंट के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे डाले गए हैं। कंज्यूमर्स जो हैं वो होपफुली कोशिश की जा रही है कि जितने भी ग्रीन मेथड्स हैं, वेदर इट्स इन ट्रांसपोर्टेशन, वेदर इट्स इन एनर्जी, वो सारे के सारों की तरफ हम लोग जाएं और वहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट किस्म की दी जा रही हैं सॉर्ट ऑफ कि इस तरफ को आओ। ऑब्वियसली इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल मेरे पास हमेशा की तरह कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं तो उनकी जाने चलते हैं। पहली जो टॉप स्टोरी है, इट्स फॉर वेमेन एम्पावरमेंट। सो ख़वातीन को हम एम्पावर करना चाह रहे हैं
पंजाब गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है कि जितनी भी फ़ीमेल टीचर्स हैं पंजाब में उनको सो दैट दे आर एबल टू यू नो सॉर्ट ऑफ गो एंड फ्रॉम कम्यूट उनका जो है काम का उसके लिए उसको आसान करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिए जाएं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो हैं ये फ़ीमेल टीचर्स को अक्रॉस द प्रोविंस मिलेंगे ताकि ये एक यू नो सॉर्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट क्योंकि नया बजट अनाउंस हुआ है। वी आर ट्राइंग टू एम्पावर वुमेन इन दिस बजट। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज़ फीमेल टीचर्स अक्सर पढ़ाने नहीं स्कूल आती। उसकी वजह ये है कि उनको आना और जाना जो है उसके अंदर मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं और ख़वातीन जितनी भी फीमेल टीचर्स हैं पंजाब के प्रोविंस में उनको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिए जाएंगे। और अभी रिसेंटली आप लोग अगर याद करें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने यू नो मेट्रो बस लाहौर के अंदर फेयर्स की रिडक्शन की बात करी थी। तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर हैपनिंग सो दैट पीपल आर एबल टू यू नो गो टू द प्लेसेस ऑफ वर्क एट लीस्ट नॉट वरिंग अबाउट प्राइसेस। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि ग्रैमीज़ की जानिब से है। ग्रैमीज़ एक बहुत फेमस म्यूज़िकल अवार्ड्स हैं जो कि यूएस के अंदर होते हैं। वेरी वेरी ह्यूज। अभी रिसेंटली अरूज आफ्ताब बाय द वे बिकेम वन ऑफ द यू नो फर्स्ट Pakistani females, in fact first not Pakistani female, first Pakistani to win a Grammy, which is pretty damn cool. खैर तो ग्रैमीज़ ने इस दफ़ा अनाउंस किया है कि 5 नई कैटेगरीज़ जो हैं वो अगले साल की सेरेमनी से स्टार्ट होंगी। इसके अंदर एक होगा जो कि यू नो नॉन रिकग्नाइज कैटेगरीज़ होती हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं। सो बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूज़िक परफॉर्मेंस, बेस्ट अमेरिकाना परफॉर्मेंस, बेस्ट स्कोर साउंड ट्रैक फॉर वीडियो गेम्स and interactive media, best spoken poetry album, and the most important one is कि non-performing non-producing songwriters, यानी कि वो songwriters जो कि ना गाना प्रोड्यूस करते हैं ना गाना गाते हैं मगर गाना लिखते हैं, उनको कभी कोई रिकग्नाइज नहीं करता है कि वो इतने ज़बरदस्त किस्म के लिरिक्स लिखते हैं जो कि they go on to become like these big hits and everyone sort of like bopping to them, but nobody knows, they never get recognized. So there's going to be now a new category for them, which I think is very very important. इन्होंने कहा कि एक special merit award भी by the way होगा for if a song comes out asking for social change. बहुत सारे by the way गाने निकलते हैं social change के लिए जिसके अंदर different issues को address किया जाता है. Sometimes women empowerment, sometimes poverty, sometimes peace, sometimes you know racial injustice. हर तरह के you know चीज़ें निकलती हैं. But they must contain lyrical content that you know sort of includes a timely social issue. ऐसी बारे में बात हो जो कि इस वक्त अफेक्ट कर रही है और जिससे मतलब पॉजिटिव चेंज आए, जिसमें पीस बिल्डिंग हो, एम्पथी हो. इट कैन नॉट बी कि आपने बस इशू स्टेट कर दिया कि जी मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ. इट हैज़ टू बी समथिंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड. सो आई थिंक दैट दिस विल ऑल्सो बी गुड. इसके इन सारे विनर्स को चूज़ किया जाएगा एक कमेटी से जिसके अंदर रिकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो हैं उसको रैटिफाई करेंगे. एंड I think that the 2023 Grammys are going to be bigger than before because इतनी सारी चीज़ों के अंदर अब वो इंक्लूसिविटी करना चाह रहे हैं तो इससे ऑब्वियसली जो है वो कहानी जो है वो बड़ी होती है एंड इट बिकम्स वेरी नाइस. खैर हम लोग बाय द वे अभी आप लोगों को कुछ मज़े का खाना पिलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग और डिफरेंट सी रेसिपीज़ सीखें. तो हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने. ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने पहले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ मज़े खाने और पकाने का टाइम आ चुका है. कुछ रेसिपीज़ आप लोगों से सीखेंगे. हम लोग बात करेंगे यू नो इस पर्टिकुलर पार्ट में. मैं आपको अपने मेहमान से जल्दी से मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की जानिब. हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ बासित उस्मानी. ये शेफ़ इंस्ट्रक्टर हैं एट गौतम और ओनर हैं ऑफ द रेस्टोरेंट कॉल्ड द टाउन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं और सुना है दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो बजट फ्रेंडली हैं। बिल्कुल ऐसे ही आज 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं, एक मेन कोर्स बनाएंगे ओके और एक डेजर्ट बनाएंगे, और दोनों बजट फ्रेंडली हैं। दोनों बजट फ्रेंडली हैं और क्योंकि इस वक्त बजट जो है वो एक काफ़ी सीरियस किस्म की ज़िंदगी में चीज़ हुई हुई है, बिकॉज एवरीथिंग इज हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, इंक्लूडिंग सब्जियां, इंक्लूडिंग गोश्त। मतलब गोश्त तो मतलब क्रेजी हो गया है, पहुंच के बाहर हो गया नॉर्मली आवाम के। बिल्कुल हो गया है, ऐसे ही है कि गोश्त इतना महंगा है। मैंने अभी चिकन के प्राइसेस जो हैं वो मेरे ख्याल में बोनलेस चिकन के 700 रुपये किलो हैं, ऑलमोस्ट 750 क्रॉस कर चुके हैं एग्जैक्टली। और 700 रुपये प्लस हो गए हैं बोनलेस चिकन के प्राइसेस। बीफ के प्राइसेस अगर कोई प्रीमियम कट है तो वो 2600 रुपये। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अंडर कट नहीं खरीदा 2600 रुपये का। आपने कभी रेस्टोरेंट में खरीदा? नहीं, कभी आज तक नहीं। ऐसे नहीं हुआ। हम लोग शेफ जो है हम लोग सारे परेशान हैं, अपने सर के बाल के स्टेक नहीं दे सकते क्योंकि 2600 रुपये किलो का गोश्त है। अंडर कट ऑयल के बहुत ज़्यादा इशू आ गया, ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई हो चुके हैं। एब्सोल्युटली। तो सब कुछ क्योंकि महंगा हो रहा है तो क्या सस्ता रह गया है और क्या बनाने लगे आप? अच्छा, मीट की रिप्लेसमेंट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किया जाए। मोस्टली क्या होता है जब लो बजट खाने की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जहन में क्या आ जाती है, एक दाल और सब्जी। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा लगता है कोई सेकंडली हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मीट का ये है कि मीट इस वक्त ना हम चिकन खरीद सकते हैं ना हम बीफ और मटन, तो फिर आप छोड़ ही दें, भूल जाएं। तो आज हम बनाएंगे शिमला मशरूम कढ़ाई। वाह। क्योंकि मशरूम को मुझे लगता है खाली कॉन्टिनेंटल खानों के लिए एक सोच रह गई है कि बस ये जो है या तो मशरूम स्टेक के साथ सर्व होगा या कोई मशरूम की सॉस बनेगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन जो है देसी खानों में भी मशरूम का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यस। और इसको हम ये मतलब वो एक सब्जी दाल से थोड़ा सा डिफरेंट है, समथिंग डिफरेंट टू ट्राई। अगर आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है तो आप उसको मशरूम कढ़ाई खिला सकते हैं। एब्सोल्युटली। आप बोले कि हम दाल खिला दें या कुछ। और ये मशरूम कढ़ाई बाय द वे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर डिश है हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया के अंदर। वो लोग कई सालों से मतलब इट्स बिकॉज वहाँ पे बहुत वेजिटेरियंस हैं, बहुत ज्यादा वेजिटेरियंस, तो वो वहाँ पर तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वहाँ पे तकरीबन हर दूसरे रेस्टोरेंट में, हर दूसरे घर में बन रहा है। हमारे पास भी ऐसी कुछ रेसिपीज हैं जो हम दाल सब्जी के अलावा भी बना सकते हैं। यस, वी डोंट थिंक अबाउट इट। लेकिन हम लोग जो है बस या तो मीट खाएंगे या फिर जो है दाल। और क्या ये जल्दी भी बनेगी? और बहुत ज़्यादा क्विक बन जाती है क्योंकि गोश्त नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किचन के अंदर बहुत कम सा टाइम लगाएं। और इंग्रेडिएंट्स है मशरूम के अलावा जो इसके अंदर हम कोई ऐसी चीज़ नहीं डालें जो हमारे घर में अवेलेबल नहीं हो। ओके, ठीक है। ऑलराइट। तो मशरूम ले सकते हैं, फ्रेश भी है मेरे पास और टन भी है। ओके, आप टन ले सकते हैं। टन के जो इस वक्त प्राइस है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 250 से 300 तक के दरमियान आपको एक टन मिल जाता है, तो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ग्रीन चिलीज़ है। ठीक है। शिमला है, इसको मैंने स्क्वायर्स के अंदर काटा हुआ है। ठीक है, सही है। टोमेटोज़ हैं, चॉप किए हुए हैं। अनियंस हैं। मसालों के अंदर जाएगा क्यूमिन पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स हैं, कोरिएंडर पाउडर है, चॉप गार्लिक है, रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है और गरम मसाला है। सही है। ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे जी। सबसे पहले मैं ऑयल ऐड करूँगा, ऑलमोस्ट 100 ml है। अच्छा, ऑयल वैसे कढ़ाई में ज़्यादा है क्योंकि हम थोड़ा सा लो बजट रखेंगे। ऑयल आजकल एक्सपेंसिव हुआ है तो इसमें अभी हम कोशिश करेंगे कम इस्तेमाल करें। बहुत बुरी बात नहीं है, कम तेल खाना वैसे भी सेहत अच्छी बात है। सेहत के लिए इतना ज़बरदस्त नहीं होता ऑयल। अच्छा, मीट के साथ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि कढ़ाई में क्या होता है मीट के लिए भुन जाए, कलर आ जाए, तो इसमें वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसमें 3 to 4 टेबलस्पून में डालें तो इनफ है। ठीक है, ज़बरदस्त। और जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, हल्का सा ऑयल गर्म हो जाएगा। अच्छा, कढ़ाई का यही है कि हाई फ्लेम के ऊपर कुक की जाती है। ठीक है। तो फ्लैश कुकिंग। ये है चॉप हुआ हुआ लहसुन, मिंस्ड गार्लिक। इसको हल्का सा मैं सॉटे करूँगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताते चलूँ कढ़ाई के हवाले से कि जब आप मीट से कढ़ाई बना रहे हो गोश्त से, तो उसके अंदर कोशिश क्या करें कि गार्लिक के बजाय गार्लिक का वाटर इस्तेमाल करें। ओके, तो वो क्यों? उसका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। जो ट्रेडिशनल जितनी भी आप शनवारी कढ़ाई और ये सब हैं जो बनाते हैं ये, तो मोस्टली क्या होता है ये लोग गार्लिक वाटर इस्तेमाल करते हैं। सही।
ज़बरदस्त। और अब हमने डाले हैं टमाटर इस लहसुन के अंदर और इनको कर रहे हैं सौटे। जब तक ये हो रहा है हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे और रेसिपी को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। शेफ बासित हमारे साथ हैं। मशरूम कढ़ाई बन रही है, मशरूम और शिमला मिर्च की कढ़ाई बन रही है। ब्रेक पे जाने से पहले गार्लिक के अंदर और गार्लिक और टमेटो को सौटे कर रहे थे इस कढ़ाई में। और उसके अब काफ़ी टाइम, 5 मिनट गुजर गए और ये काफ़ी लिम्प हो गए हैं टमाटर। अब इसके अंदर हरी मिर्च, टोमेटो ऐड करने के बाद इसको 2 से 4 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। ढकने के बाद क्या होता है, स्टीम बन जाती है। उसके बाद जो होता है ये टमाटर जो है अपना थोड़ा सा पानी भी छोड़ देते हैं। उसके बाद 4 से जो 5 ग्रीन चिलीज हैं उसको बीच में से कट करना है हाफ, और वो मैंने ऐड कर दी। ज़बरदस्त। अच्छा, मशरूम जो है वो इसके अंदर ऑलमोस्ट लास्ट के अंदर ऐड किए जाएंगे मसाले के बाद। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कौन सी प्रेफर करते हैं, ग्रीन चिली ये जो बकौल हमारे मलीर की मिर्च होती है जो कि बहुत स्पाइसी होती है, या थोड़ी मोटी वाली? अच्छा, कढ़ाई के अंदर वैसे मोटी वाली ज़्यादा सही रहती है। अच्छा, मगर आपकी प्रेफरेंस विद द स्पाइसी वन है। दैट्स फाइन। तो ईच इज ओन। तेज़ मिर्च डालनी है तो तेज़ वाली डाल दें, अपने सिलो मिर्च डालनी है तो आई रियली लाइक द तेज़ वंस आल्सो। मिर्च को मिर्च होना चाहिए, मिर्च को मूली नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आप 5, 6, 8 भी डाल दें मोटी वाली तो उसका उस तरीके से फ्लेवर ही नहीं आता। ये आप 3, 4 भी डालेंगे तो ये इनफ है। सही। अच्छा, इसके अंदर अब मैं स्पाइस ऐड करूँगा। ठीक है। ठीक है, ब्लैक पेपर है। ठीक है, 1 टीस्पून। क्रश चिली है, कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके अलावा मेरे पास कोरिएंडर है, धनिया ये भी कुटा हुआ है। ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। सही है। रेड चिली पाउडर। अच्छा, मैंने दोनों मिर्चों का इस्तेमाल किया यहाँ पे, रेड चिली फ्लेक्स और पाउडर दोनों का। नाइस एंड स्पाइसी। और इसके बाद जो है सॉल्ट डालेंगे। तो गरम मसाला जो है बिल्कुल जब आपकी कढ़ाई रेडी हो जाएगी उसके बाद दम पे हम लगाएंगे। सही है। अक्सर क्या होता है, गरम मसाला की वजह से जो होता है आपका जो मसाला होता है वो थोड़ा सा वो ब्लैक की तरफ चला जाता है। दैट्स ट्रू। और कलर ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि गरम मसाला हमेशा किसी भी डिश के अंदर एंड में लगाया जाए तो उसका कलर जो है डिश का वो बरकरार रहेगा। अच्छा, अगर ये थोड़ी सी आप ग्रेवी रखना चाहें इसके अंदर तो आप योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं बिल्कुल ड्राई कढ़ाई बनाऊँगा। ऑलराइट। इसके अंदर मैं फ्रेश मशरूम ऐड कर रहा हूँ पहले। ये ऑयस्टर मशरूम है जी। अच्छा, दैट्स अनदर थिंग दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसके हाल ही में हमारे मुल्क के अंदर ये मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे जो चीज़ें पहले नहीं मिलती थी वो मिलने लगी हैं और यहाँ लोकली ग्रो होती हैं। मशरूम्स बीइंग वन ऑफ देम। मशरूम्स अब लोकली ग्रो होते हैं और बहुत बासानी अब दस्तयाब हो गए हैं। मतलब लोग जो हैं उगाते हैं, बेचते हैं। यू ईजिली फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल सेलिंग मशरूम्स ऑनलाइन एज वेल। ऑल राइट। यहाँ पर मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगा। ठीक है। और अनियंस हैं, ये भी मैंने स्क्वायर कट करके रखी है। ठीक है, ज़बरदस्त। यहाँ से
ज़बरदस्त खुशबू बाय द वे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मज़े की आ रही है। I'm really excited to try out this recipe because it looks really yummy. And vegetarian कढ़ाई दोस्तों, ये दिन आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज़ को थोड़ा सा और अच्छा करना चाहें तो इसके अंदर पनीर ऐड कर सकते हैं, क्यूब। Oh yum, yes, absolutely. Again, that's you know a super popular dish at vegetarian restaurants. पनीर कढ़ाई। पनीर कढ़ाई, exactly. और इसके साथ बहुत ज़्यादा बैलेंस कर देती है। पनीर टिक्के और आप बेसिकली आप उसके साथ प्रोटीन जो है, अगर आपको लग रहा है कि प्रोटीन मिस हो रहा है ज़िंदगी में तो पनीर। ज़बरदस्त। अच्छा, 2 से 4 मिनट के लिए इसको आप ढक के, ताकि थोड़ा सा मसाले जो अच्छे अच्छे फ्लेवर छोड़ दें। ठीक है। इसके बाद जो है मैं एंड पे गरम मसाला डलेगा। गरम मसाला ऐड करूँगा। ऊपर से हरा धनिया। और लेमन। अच्छा, लेमन आप इसके ऊपर स्क्वीज पैन में ही करेंगे? पैन में करेंगे। ठीक है। ऑलराइट, ये हमारी कढ़ाई जो है ये तैयार है। हम इसको डिश आउट करेंगे। नाज़रीन, जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे और आपको अपनी अगली डिश बनाना सिखाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। शेफ बासित जो हैं फाइनल गार्निशेस कर रहे हैं कढ़ाई के ऊपर और अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि है मैंगो मूस। यस, ज़बरदस्त। तो मैंगो मूस, क्योंकि मैंगोज का सीज़न आ चुका है तो मैंगो मूस तो बनना ही चाहिए। कितनी दफ़ा हम लोगों ने मैंगो इन क्रीम और मैंगो इन फलाना, तो अब मैंगो मूस भी बना के देख लें आप लोग के कैसे बनता है। जी शेफ जी, आज बना रहे हैं हम 3 इंग्रेडिएंट्स मैंगो मूस। ज़बरदस्त। ठीक है, सिंपल है, क्विक है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए? हमें whipped क्रीम चाहिए। व्हिपिंग क्रीम 250 ml जो है मैंने whipped क्रीम है, इसको मैं whip कर लूँगा। ठीक है। ये पीछे से व्हिपिंग क्रीम के बारे में मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहती हूँ और वो ये है कि जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी अच्छी whip होगी, उतनी अच्छी फूलेगी। जितनी ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की तरफ आता रहेगा वो उतनी फुस हो जाएगी। तो इट हैज़ टू बी रियली रियली कोल्ड। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ बासित कि आपके फेवरेट मैंगो कौन सा है? फेवरेट मैंगो चौसा। चौसा चौसा, क्योंकि मैं मुझसे वो स्क्वीज करके नहीं खाया जाता। ओके। तो मैं कट करके खाता हूँ और उससे अच्छा कोई मैंगो है नहीं। और आपने आज प्यूरे कौन से मैंगो का बनाया है? चौसा का या? जी जी, चौसा है हमारे पास। तकरीबन 2 चौसा लिए, उसके बाद उसको निकालने के बाद उसको ब्लेंड कर लिया। ठीक है। और इसके अंदर मैं डालूंगा कंडेंस मिल्क 100 ml। ठीक है। ठीक है। थोड़ी सी मैं व्हिप क्रीम निकाल रहा हूँ अलग।
ओके। अच्छा, इसके अंदर जो है 100 ml कंडेंस मिल्क। तो आपको शुगर वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बैलेंस कर देगी। ज़बरदस्त। अच्छा, इसको जो है फेंटना नहीं है, क्योंकि हम फेंटेंगे तो व्हिप क्रीम जो है वो बैठ जाएगी। फोल्ड करना है, इसको फोल्ड करना है, इसको भी और प्यूरे को भी। ठीक है, ज़बरदस्त, सो इजी। ऑलराइट, बहुत इजी और ये कोई मूव है। प्यूरे भी डल रहा है। ओके, इसको भी फोल्ड करना है, फेंटना नहीं है। फोल्ड अगर आप फेंटेंगे तो हवा निकल जाती है फेंटने से। All right, looks really pretty, like a nice happy yellow. अच्छा, इसको एटलीस्ट जो है 1 आवर के लिए जो है हमने इसको रेफ्रिजरेट करना है। ठीक है, तो एक अच्छे से इसकी पोजीशन ग्रिप आ जाएगी। चलें हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम का मुकाबला सख्त हो चुका है। आपको ये पाइपिंग बैग के अंदर मैं इसको डायरेक्टली ओके कर लूँगा। ठीक है, ऑल राइट। आपको ये चाहिए? नहीं? नहीं। ऑलराइट, नीचे प्यूरे लग रहा है। के बाद जो हम अपना मूव ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, ज़बरदस्त, शो लाइक अप एज नाइस लेयर्स इन योर। अच्छा, इसके अंदर जो है आप कुछ वेरिएशन भी कर सकते हैं, जिस तरह के फ्रूट केक ऐड कर सकते हैं या कोई भी बिस्किट्स वगैरह डिफरेंट आप लेयर्स के लिए। सही है, मैंगो चंक्स ऐड कर सकते हैं। ज़बरदस्त। बेसिक ये है, इसको जितना आपने मतलब अच्छा बनाना चाहे, फैंसी करना चाहे वो कर सकते हैं आप। ऑलराइट, ज़बरदस्त। और ये एक ज़बरदस्त किस्म का मैंगो मूस जो है ये रेडी है, और यू गाइस कैन स्कोप इट आउट। बहुत आसान रेसिपी है। थैंक यू सो मच आपका आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यू नो, कोई जाते जाते क्विक मैसेज देना चाहेंगे? क्विक मैसेज के यही हवाले से कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक्सपेरिमेंट्स करें डिफरेंट रेसिपीज़ के ऊपर। और मीट वगैरह की जो रिप्लेसमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिससे हमारे यहाँ लोबिया नहीं खाया जाता इतना ज़्यादा। ट्राई टू ईट मोर। इस तरह की वेजिटेबल्स हैं बिल्कुल जो अवेलेबल भी हैं ईजी। पहले होता था कि ये चीज़ें जो बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं, और यहाँ पर नहीं, अब लोकली बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। जब एब्सोल्युटली। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, अगले मेहमान से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यू नो, हमारी ज़िंदगी जो है वो इर्रिवोकेबली अफेक्ट हो रही है गिवन व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री। उसी के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब। बजट आया है हमारे मुल्क का। मेरे ख्याल में ये मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड बजट था इन रीसेंट हिस्ट्री, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम सब जानना चाहते थे कि इस बजट ने हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीली आएगी। हमारे साथ हमारे मेहमान मुज़म्मिल असलम हैं, ये स्पोक्स पर्सन हैं PTI के ऑन इकॉनमी फाइनेंस, और ये इकोनॉमिस्ट हैं। इनसे बातचीत हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक अरूज।
सबसे पहले मुजम्मिल ये बताएं कि ये जो बजट आया, जिसके मेरे ख्याल में आज तक किसी ने इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया होगा बजट, बट इस दफ़ा पूरे के पूरा नेशन जो था वो बैठ के कि भाई क्या हो रहा है, तो कैन यू ब्रेक इट डाउन फॉर अस कि ये इस दफ़ा का बजट एक कॉमन मैन को, जो कि घर पे मतलब एक नौकरी करता है, अपने घर को चलाने की कोशिश करता है, उसकी ज़िंदगी कैसे अफेक्ट होने वाली है? देखिए अरूज, सबसे पहले तो बजट से पहले जो है मिनी बजट आया था फर्स्ट वीक ऑफ जून। अगर आपको याद होगा कि 40% जब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस का ऐलान हुआ, बिजली की कीमतें बढ़ी, गैस की कीमतों का जो है इन्होंने इंडिकेशन दिया, तो वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बजट से पहले एक हफ्ते पहले प्री बजट तो नहीं कहूँगा, मिनी बजट आया। फिर बजट में जो है लोग एंटिसिपेट यही कर रहे थे कि जब मिनी बजट इतना खतरनाक आया तो बजट में क्या होगा, क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इंडिकेट करते रहे। आपके लिए खबर ये है कि हमने जो बजट पे टाइम ज़ाया किया, मैं भी इस्लामाबाद में था एक हफ्ते से, बजट पे इतने डिस्कशंस किए, आप लोगों ने भी कहा कि हमने बजट को बड़ा कीनली फॉलो किया। बुरी खबर ये है कि ये बजट फिक्टिशियस था। आज की हेडलाइन स्टोरीज हैं ट्रिब्यून की और उसकी कि गवर्नमेंट के, क्योंकि चीज़ें लॉक नहीं हुई थी, IMF से मुआहिदा नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने बस, क्योंकि बजट की डेट अनाउंस हो गई थी, तो बस नंबर क्रंचिंग करके जो है बजट प्रेजेंट कर दिया। दैट बजट इज सब्जेक्ट टू चेंज इन लाइन व्हाट हैज बीन और व्हाट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड विद IMF। तो मतलब ये कि अभी एक महीने में तीसरा बजट एक वापस आएगा जो बजट बॉम्ब करके हमारे ऊपर गिरेगा। तो हाँ, मतलब ये बजट फाइनल नहीं है। और आई एम रियली अपसेट ऑल्सो कि भाई ये पहली दफ़ा ऐसा सुन रहे हैं कि बजट दे के वो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने बजट दिया, IMF कुछ नहीं है, तो इसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। जो इस वक्त फैमिली की औरतें भी देख रही हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं एक मोटा आपको नक्शा खींच के बता सकता हूँ कि एक हाउस होल्ड किस तरीके से अफेक्ट होगा। इस बजट में इन्होंने जो एक आई वॉशनर दिया कि जो 1 लाख तक कमाएगा उसको टैक्स नहीं लगेगा। आई थिंक एक पॉजिटिव मूव है, इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बट वो पॉजिटिव मूव इस तरीके से है कि कोई आप सड़क पे जा रहे हैं और आपसे कहे कि बहन 5,000 रुपये दे दो, मेरे घर का किराया मुझे देना है और मैं वरना मेरा किराएदार मालिक मकान निकाल देगा, तो आप उसको 5,000 अगर पकड़ा देती हैं और वो 5,000 आप अपनी बच्ची की फीस भरने जा रही थी अगर, तो वो आपने नेकी तो बहुत अच्छी कर दी, लेकिन आपने अपनी बच्ची का जो है फ्यूचर जो है या उसको प्रॉब्लम में डाल दिया। राइट, बिल्कुल। मिसाल दी, हाँ, गवर्नमेंट ने एक तरफ ये 1 लाख वाला जो है ऐलान तो किया, लेकिन एट द सेम टाइम क्वेश्चन ये था कि डू दे हैव रिसोर्सेस और नॉट। और वो रिसोर्सेस अगर यहाँ से आपने एक तरफ दे दिया रिलीफ कि जी चले आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपने 25 चीजों की कीमतें इतनी बढ़ा दी कि उससे ज्यादा आपको जो है जिंदगी में फर्क पड़ जाए, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी ए गुड मूव। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा 40% पेट्रोल, गैस, बिजली। अब हमारा जो एक आम आदमी का बजट, में एक आम आदमी की बात करूंगा। पहले तो सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में औसत आमदनी कितनी है, यानी कि एक बंदे की, वो है 26,200 रुपये। अगर सारों की आमदनी, हाई इनकम, लो इनकम, सबको एवरेज कर दो तो 26,200 रुपये। और फर्ज करो कि एक घर में 2 लोग कमाने वाले हैं, यानी कि मियाँ बीवी कमाता है, बीवी भी कमाती है, यानी कि कोई सफाई कर रहा है, कोई ड्राइवर है, तो 50,000 रुपये समझो कि एक घर का अगर बजट था, तो वो 50,000 रुपये में जो है अब उसको सीधा उस 50,000 में मैं समझता हूँ कि उसको 20,000 रुपये तो राशन के लिए चाहिए थे और 10,000 रुपये कम से कम चाहिए थे बिजली के लिए, जहाँ वो काम करने जाते हैं उसके किरायों के लिए, या इस चीज़ों के लिए। अब उसकी जो ये ऊपर के 30,000 में ना सिर्फ उसका खर्चा जो है 25 से 30% बढ़ गया है, यानी कि उसको 7,500 से 8,000 रुपये आज इजाफी चाहिए। 50,000 की जगह उसको 58,000 रुपीज़ या 59,000 चाहिए कि वो उसी तरीके से ज़िंदगी गुजार सके जिस तरह आज से 3 महीने पहले गुजार सका था। तो एक एवरेज हाउस होल्ड का खर्चा जो है मिनिमम 20% डिपेंड करता है। अगर जैसे हमारे घरों में बिजली का बिल ज़्यादा आता है, AC चलाते हैं, तो हम तो 30-35% पे चले गए। हमारे पास हम गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल पे भी जाती है, ये वो, तो हमें ज़्यादा इस वक्त महंगाई का अफेक्ट आ रहा है। जो मुझे ख़तरा है जो आने वाले दिनों में, वो है फूड प्राइसेस पे।
खाने की कीमतें जो है, आप खुद भी जो है फूड के बिजनेस को बहुत समझती भी हैं, आपने खुद देखा होगा कि पिछले 2 महीने में हाउ द प्राइसेस हैव चेंज्ड। और ख़ास तौर पे अगर आपके सामने ये कि खाने का तेल कैसे बढ़ा है, मतलब वो जो 400 रुपये 450 रुपये लीटर था वो भी बहुत ज़्यादा था एक साल के मुकाबले में, अब वो 600 रुपये के करीब चला गया। तो हर चीज़, हाँ, तो हर चीज़ जो एक आम आदमी के इस्तेमाल पे है उसका रेट बढ़ रहा है। और जो है क्योंकि उसकी वजह है कि एक तो ट्रांसपोर्ट, जब आप 40% डीजल की कीमत बढ़ाएंगी तो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाएंगे। फिर दूसरी ये कि हर चीज कुछ ना कुछ उसमें बिजली इस्तेमाल होती है ना। अगर चीनी भी कारखाने में बन रही है तो उसको बिजली चाहिए। अगर कोई भी चीज है ऐसी, अगर आप यूं सोच लें कि अगर ये जो गंदम है वो भी जब किसान जब खेत से बाहर निकालता है तो उसको डीजल चाहिए होता है कि वो उसको कटाई कर सके और तमाम चीज़ें। फिर वो गंदम जो आटे की फैक्ट्री में जाती है उसकी पिसाई होती है, वहाँ बिजली चाहिए होती है। इसी तरीके से जो चावल है, चावल को आपको पता है वाटर इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है उसकी फसल को, उसके लिए उसको ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। अगर बिजली महंगी हो जाएगी तो चावल महंगा हो जाएगा। आपको अंदाज़ा होश है कि 50-70 रुपए किलो चावल के रेट भी बढ़ चुके हैं। तो एक बड़ा जिसे कहते हैं कि टफ टाइम है फॉर द एवरेज इनकम पीपल। और जो अच्छी इनकम कमा रहे थे, जो 3-4 लाख 5 लाख कमा रहे थे, उनके लिए भी टफ टाइम इस तरीके से है कि एक तो उनके रेंटल्स बहुत बढ़ जाएंगे, उनके दूसरे अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे। तो वो भी जो है अब वो मिडिल क्लास नहीं कहलाएंगे, वो लोअर मिडिल क्लास की तरफ उनकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। एट द सेम टाइम इस बजट में हुकूमत ने कोई आमदनी के लिए लोगों की कोई अच्छी खबरें नहीं दी। जैसे मिनिमम वेज जो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होती, कम से कम हुकूमत मुंह से बोल तो देती है। इस दफा मिनिमम वेज का ही नहीं बोला इन्होंने कोई ऐसी चीज का नहीं बोला, लेकिन इन्होंने बहुत सारी जगहों पे ना अपने लोगों को फायदा दे दिया। मिसाल के तौर पे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो 15% बढ़ाई। मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ, नंबर 1। लेकिन वही वाली बात मैं मिसाल दूंगा कि आपसे किसी ने पैसे मांगे कि बहन मेरे मसला दे दे, आपने उनको पैसे पकड़ा दिया। आपने जो उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है। दूसरा, इन्होंने आपको पता है सबसे बड़ा काम क्या किया है? इन्होंने क्या किया है, जो हाई इनकम ऑफिसर से 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक, उनकी 150% से जो है रिलीव्स एंड अलाउंसेस बढ़ा दिया। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां करते थे, अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता था या अगर कोई और उसकी जो है प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड में जो उसको जो टैक्स के रिलीव थे वो सब खत्म कर दिए। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा महीने का 25,000 टैक्स बनता था तनख्वाह से, तो अगर मैं एक छोटी चीजें कर लेता था तो वो 17,000 बन जाता था, तो वो मुझे एक रिलीफ मिल जाता था। दे हैव विड्रॉन ऑल। तो ना एक तरफ आमदनी पे हिट पड़ गई है, दूसरी तरफ अखराजात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बजट्स जो है लोगों के आउट हो जाएंगे। अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि अगर किसी के पास सेविंग है तो वो उसको कंज्यूम करेगा, और अगर सेविंग नहीं है अगर उस बेचारे के पास, तो उसको कर्ज लेना पड़ेगा। और आपको पता है कर्ज इस माशरे में मिलता नहीं है। अच्छे अच्छे लोग चले जाएं, बैंक में चले जाएं, और अगर कर्ज लेगा भी तो किस रेट पे लेगा? इस वक्त 18% जो है इंटरेस्ट है उस पर। मतलब कोई सस्ता कर्ज नहीं है कि वो फिर वो कर्ज के ऊपर सूद कैसे अदा करेगा, वो और मकरूज हो जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट यूजुअली होती हैं, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसको बैलेंस करती हैं अलग अलग चीज़ों से। ये उसका बैलेंसिंग एक्ट भी नहीं दे सके, विच इज़ गोइंग टू बी इवन मतलब वो फर्दर जिसे कहते हैं कि वो डैम्पनिंग है, डैमेजिंग है। तो चीज़ें जो है इज़ नॉट ऑन द राइट साइड। अभी स्टॉक मार्केट भी खुली है और 400 पॉइंट माइनस खुली है। तो मार्केट्स में भी ये कंफ्यूजन जो गवर्नमेंट ट्रांसलेट हो रहा है, और दिस इज नॉट गोइंग टू गो वेल। Wow, that's completely you know scary and insane, and I hope कि कोई मतलब इस वक्त तो मुझे कोई उम्मीद की दूर दूर तक किरण नहीं नज़र आ रही है। I hope कि कम से कम जो rising prices हैं ऑफ थिंग्स वो उनके ऊपर स्टॉप लगे। ये हम मुजम्मिल से पूछेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं मुजम्मिल असलम। इनसे बातचीत हो रही है अभी हाल ही के बजट के बारे में। काफ़ी डेडली बातें मुजम्मिल आपने बताई हैं, मगर कुछ तो उम्मीद दे दें, ये तो कह दें कम से कम कि अब फर्दर प्राइसेस नहीं इंक्रीज़ करेंगे। अब और मतलब हम लोग इतनी सारी पेट्रोल की प्राइसेस बर्दाश्त कर चुके हैं, उसके अंदर इंक्रीज़ इलेक्ट्रिक प्राइसेस में, गैस प्राइसेस में, खाने पीने की अशिया के, क्या फर्दर तो नहीं अब इंक्रीज़ होगा या अभी और भी इंक्रीजेस एक्सपेक्टेड हैं? देखिए अरूज, बात यह है कि जो इकोनॉमिक्स है ना वो चीज़ बताती है बराह रास्त और बिलवास्ता, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो प्राइस इंक्रीज थे, अभी मिफ्ता इस्माइल, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन मैं आपको पेट्रोल की बात एक बता दूं कि अभी भी 30 रुपीज़ पर लीटर का जो है पेट्रोल में एज पर गवर्नमेंट के वो लॉस कर रही है, और 55 रुपीज़ पर लीटर डीजल में। तो मिफ्ता ने तो ये अभी अपनी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है कि ये कीमतें तो बढ़ने जा रही हैं। तो मतलब अनदर शॉक इन पेट्रोल प्राइसेस इज इन वेटिंग, मे बी 2 days 3 days। यूजुअली 15th को और 30th को प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो 15th को मोस्ट लाइकली ये रिव्यू होगा। साथ साथ ये भी खबरें चल रही हैं कि जो अब इनकी कोalition पार्टनर्स हैं वो डर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। अब कैश 22 सिचुएशन है, अगर ये नहीं बढ़ाते तो IMF नहीं होगा, IMF नहीं होगा तो अनसर्टेनिटी मजीद बढ़ेगी, देन वी विल बी शॉर्ट ऑफ डॉलर, और फिर डॉलर शॉर्ट होगा तो फिर डॉलर की कीमत बढ़ेगी, फिर चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो बैलेंसिंग एक्ट में कह रहा हूँ ना, इज द मिसिंग पार्ट एट द मोमेंट। तो पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ा देते हैं तो यू नो बेटर कि फिर दूसरी चीज़ों की कीमतें कैसे बढ़ेंगी। ऑलरेडी आपको पता है कि इस वक्त लोग जो हैं, जो तनख्वाहें लोग अभी नए हायर हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी तनख्वाहें हमें ये इनफ नहीं है, हमें जो है ट्रांसपोर्ट भी जो है वारा नहीं खा रही कि हम जो है किराया या पेट्रोल भरा कर आ रहे हैं। तो जब वो प्रेशर डालेंगे तो तनख्वाहें जब बढ़ेंगी तो मालिकान अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे वापस से, चाहे फैक्ट्री वाला है, चाहे दुकानदार है, चाहे जो भी है। तो द स्टोरी इज़ नॉट गोइंग टू एंड सून, दैट इज़ द बॉटम लाइन। और अनफॉर्चुनेटली इसमें कसूर किसका है ये बात कर लेते हैं। देखिए, पहले तो इंटरनेशनली कमोडिटी सुपर स्पाइक है। ये अगर हम कहें कि ये जो है ये गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा आके मैस कर दिया, ये पिछली गवर्नमेंट ने चीज़ें जो है बारूदी सुरंगें जो लैंड माइंस कहते हैं बिछा दी इन पे। एक्चुअली दिस हैज़ नथिंग टू डू विद डोमेस्टिक थिंग्स, इंटरनेशनली जो है प्राइसेस बढ़ी। अब वो जो प्राइसेस का स्पाइरल इफेक्ट है वो आना शुरू हो गया, लेकिन गवर्नमेंट का काम होता है लीडरशिप प्रोवाइड करना, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, लोगों के मरहम लगाना उनके जख्मों पे, उनको ईज ऑफ करना। ये जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ आके जो है ना इसने पंचिंग बैग बना दिया आवाम को, और पास थ्रू अगर करना भी है, कीमतें अगर बढ़ानी भी है तो देयर इज अ वे कि आप इस तरह कीमत बढ़ाएं कि थप्पड़ भी मार दें और उसको महसूस भी ना हो ना। तो और क्योंकि उसको ऑफसेट करते हैं बैलेंसिंग एक्ट, जैसे मैंने वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, इन्होंने तो जंगलियों की तरह जिसे कहते हैं, अब 60 रुपए, कैन यू इमेजिन 40% फ्यूल प्राइस ऑफ, मतलब उसको आप बढ़ा दें, और अब अगर ये बढ़ा देते 30 रुपए और, तो दैट इज गोइंग टू बी 60% प्राइस हाइक इन मतलब स्पेस ऑफ 2 weeks। नो वेयर इन द वर्ल्ड अगर कोई ज्यादा पैसे कमाने वाला आदमी भी है वो भी इस तरह के शॉक्स को जो है इजीली नहीं ले सकता। फिर बिजली की कीमत जो है ना, That's what I was going to get to next, कि बिजली की कीमत के अंदर हम लोग कितना बड़ा स्पाइक और फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हो चुका है काफ़ी हद तक स्पाइक, बट अब क्या और बढ़ना है बिजली को? देखो अरूज, अभी इस वक्त हम जो एवरेज पे कर रहे थे हाई, मतलब जो 700 यूनिट से ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ जी, वो 27 रुपए 28 रुपए यूनिट पे कर रहे थे। यानी कि अगर वो 1000 यूनिट्स यूज कर रहा था, घर में 2 AC लगा रहा था या 1 AC लगा रहा था और बाकी उसके फ्रिज वगैरह, तो 1000 यूनिट तो ऐसे ही हो जाते हैं ना। तो वो 28,000 रुपए कर रहा था, अब वो जो है 44,000 तक जाएगा उसका बिल, ठीक है। और अगर किसी का 50,000 बिल आ रहा था तो 75 जाएगा, और अगर किसी का 1 लाख जा रहा था वो 1.5 लाख के करीब चले जाएगा। तो दैट इज द सिनेरियो व्हिच इज गोइंग टू अगेन वेरी स्कैरी और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। गैस की कीमतों में ना आई एम स्टिल मतलब मैं ये कहता हूँ कि गैस की कीमतें अभी भी लोगों के 500, 1000, 2000 बिल आते हैं। अगर वो डबल भी हो जाता है
मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ हाई इनकम ग्रुप वाले, अगर मेरा ये डबल हो जाता है, घर का 2.5 से 5 भी हो जाता है, आई थिंक ठीक है, हम बाहर जो है कोई जाके कोई खाना अगर खा लें तो वो भी हम इससे पैसे इससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं, या घर पे हम बारबेक्यू कर रहे हो अगर, तो उसके लिए अगर हम कोयला लाते हैं जलाने के लिए तो पूरे महीने का गैस के बिल के बराबर कोयला आ जाता है। लेकिन जो बिजली और पेट्रोल है ना, दैट इज वो सीप इन करेगा हर चीज की कीमतों में इजाफा, और कोई भी चीज हो, यू कैन नॉट एस्केप दीज टू थिंग्स ना। तो ये जो है, और ये इसकी वजह आलमी महंगाई, और फिर हमारे जो लोग उसको बैलेंसिंग एक्ट इसको मैनेज नहीं कर सके कि इसको किस तरीके से ट्रांजिशन करनी है, पास थ्रू करने। अभी मैं एक आपको मजे की चीज दिखाता हूँ, आई शो यू ऑन स्क्रीन, बड़े मजे की चीज है। ये आपको नजर आ रहा है, ग्राफ नजर आ रहा है? नहीं मुज़म्मिल, ये नहीं नजर आ रहा है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पाकिस्तान में जो हाइपर इन्फ्लेशन आखिरी दफा हमने देखी थी वो 2008-9 में देखी थी, और उस वक्त महंगाई थी तकरीबन 23%, और उसके अलावा हमने जो दूसरी देखी थी 1974 में देखी थी 30% थी। 1974 का एपिसोड जो है ना काफी मिलता जुलता है अभी आजकल के सिनारियो से, जिस तरह ग्लोबल प्राइसेस उस वक्त भी जो है, आपको पता नहीं, आप तो मतलब पैदा ही हुई होंगी, ये छोटी सी, बल पैदा भी नहीं हुई होंगी, इसके 10 साल बाद पैदा हुई होंगी, तो वो उस वक्त जो है ऑयल एम्बार्गो लगा था और ईरान और यूएस के मसले आए थे, तो वहाँ तेल की कीमतें बढ़ी थी। तो वही सिनारियो जो है बिल्ट हुआ है आजकल। अभी सवाल ये हो रहा है कि हम 2008 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे या 1973 का रिकॉर्ड। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो जनरेशन जो अभी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि आपकी जनरेशन और हमारी जनरेशन, जो हमने नहीं देखा था वो हम फर्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं। द वे हमने कोरोना 100 साल के बाद एक पेंडेमिक आया था दुनिया में, और कोई जिंदा नहीं था जो लास्ट स्पेनिश फ्लू जो है 1920s में देखा था। तो अब ये वाला एक हाइपर इन्फ्लेशन का दौर हम देख सकते हैं, और ये दुनिया में भी है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा ज़्यादा हाइपर हो गया है, एक्सक्रिबेट हो गया है। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई यू नो एज ऑलवेज आपने हमें बहुत सारी बातें बताई, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। बहुत शुक्रिया। अब इसके साथ, इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग क्या करें, व्हाट इज़ इट दैट वी शुड डू, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं, मुलाकात आपकी उनसे कराना चाहती हूँ। हमारे साथ हुमैरा नाज हैं, जो कि हर्बलिस्ट भी हैं मगर होम एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं, अभी आपने बजट की बातें सुनी, मुज़म्मिल साहब इतना कुछ हमें बता के गए कि बेटा अभी और भी कस लें आप अपनी कमरे, क्योंकि अभी फर्दर प्राइसेस इंक्रीज़ करनी है, पेट्रोल की भी करनी है, बिजली की भी करेंगी। तो क्या आपके पास कोई सलूशन है? देखें, सोल्यूशन तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब अगर हम इस चीज़ को ये लेके बैठेंगे कि जाहिर सी बात है, इससे क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है। हम लोग आगे सोचते हैं, सोच के क्या होगा, होना कुछ नहीं है, क्योंकि जाहिर है ये चीज़ें जो इंक्रीज़ हो गया वो इंक्रीज हो गया, वो डिक्रीज़ कभी भी नहीं होता है आज तक, हमने जो अब तक देखा है। जी, हमने यही भुगता है कि एक दफ़ा अगर एक कीमत चढ़ जाती है हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ की, तो वापस नहीं आती, नीचे नहीं आती है। तो इस चीज़ को तो भूल जाएंगे, कोई चीज़ अगर ऊपर गई है तो वो नीचे आएगी। हाँ, हमने ही उसके अंदर अपने आप को ढालना है कि, और हमने किस तरह ढालना है, बहुत सारी चीज़ों को कट डाउन करना पड़ेगा, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको ही चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी बयाना रवि इख्तियार करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ों में हमारे घर से लेके, यानी जहाँ हम खाना पीना जो होता है, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी सी कट डाउन करनी पड़ेंगी। थोड़ी सी नहीं, मैं कहती हूँ बहुत हद तक कट डाउन करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके हम लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे। मुझे आपसे यहाँ पर एक बात पूछनी है, अभी थोड़ी दिनों में तकरीबन 20-25 दिन में बकरा ईद आने वाली है, एंड इस दफ़ा मुझे मतलब ईद के ऊपर, बकरा ईद के ऊपर जो वन ऑफ द ऑब्वियसली कपड़े हम लोग बनाते हैं नए ईद के लिए, हम लोग जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट खर्चा
जो होता है इस तरह की ईदों पे वो जानवर का होता है कि जो कुर्बानी का जानवर लेते हैं, आपके ख्याल में क्या लोग ख़रीद सकेंगे इस दफ़ा? नहीं, इस वक्त जो लोग यहाँ हैं, यहाँ की कमाई अगर उनकी है तो उसमें तो इम्पॉसिबल है कि वो जानवर ख़रीद पाएंगे। बहुत से लोग मेरे फैमिली टर्म्स में भी हैं, फ्रेंड सर्कल में भी हैं, तो उन्होंने तो अभी से कह दिया है कि हमारी गुंजाइश नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। इवन वो हिस्सा भी नहीं, एक गाय का हिस्सा होता है वो भी नहीं ले पाएंगे। हाँ, जिन लोगों के फैमिली मेम्बर्स बाहर होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती। ज़ाहिर है, आपको पता है डॉलर का रेट भी बढ़ चुका है, तो वो लोग वहाँ से ये है कि एक फेवर के तौर पे यहाँ भेजते हैं कि चले जी हम वहाँ नहीं, आप लोग यहाँ पर कुर्बानी कर लें, तो वो लोग इजीली। लेकिन फिर भी अभी इस साल मुझे लगता है कि जानवर की जो कुर्बानी लोग होगी वो कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और मुझे ये बताएं कि अगर किसी को अपने एक्सपेंसेस के, अब जिस तरह अभी मुजम्मिल ने बोला कि एक एवरेज हाउस होल्ड की हमारे मुल्क में जो इनकम है वो 50,000 रुपये है, जिसके अंदर 2 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर 50,000 चले, 50,000 ही मैं कहती हूँ कि 75,000 भी किसी तरह घर में आ रहे हैं, तो उन पैसों को बजट कैसे करना चाहिए? देखिए 75,000 अगर आ रहे हैं और उनका अगर अपना घर है, रेंट नहीं देना, तो फिर तो वो कर सकते हैं सरवाइव। लेकिन अगर वो उनका, क्योंकि मैं समझती हूँ इस दौर में जो रेंट जाता है घर का, मतलब समझ लें कि तकरीबन 1/4 आपकी सैलरी जो है वो उसमें चली जाती है, रेंट में चली जाती है। फिर उसके बाद अगर देखते हैं कि क्योंकि जो हमारे बिल्स वगैरह हैं, सबसे पहले तो इंसान उनको पूरा करता है कि जो आपका बिजली का, गैस का, पानी का, ये सब बिल आते हैं उसको पहले पूरा करता है। उसके बाद फिर वो ग्रॉसरी की, यानी आपकी जो नेसेसिटी है, खाने की चीज़ें हैं, वो बिल्कुल एंड में जाकर आप सोचते हैं कि अब हम सोचते हैं कि जो बचा कुछ हमारे पास है, अब उसमें जाके हमने ग्रॉसरी लेकर आनी है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वही बात मैंने की कि हम लोग जो ग्रॉसरी लेने जाते थे पहले, किसी वक्त में मैं भी जाती थी कि मैं विंडो शॉपिंग भी हो गई साथ साथ एक ग्रॉसरी की। एक ज़माने में हमें जो वो पिछला ज़माना था ना, एक लिस्ट बनाते हैं घर में कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी लिस्ट बनाइए और परचून की दुकान पे जाके दीजिए ताकि वही चीज़ें आ सकें, उससे ज़्यादा हम चीज़ें ले ही ना सकें। वो चीज़ें आप लेकर आएँ और उसके बाद फिर ये कि घर चलाने के लिए औरत के ऊपर, ज़ाहिर सी बात है घर औरत ने चलाना होता है, तो वो उसका जो रूटीन का जो हमारा लेवल है, यानी सुबह नाश्ते में क्या है, दोपहर खाने में क्या है, रात खाने में, फिर वो एक उसको हमें सोच समझ के उसका बजट बनाना होगा कि हमें किस तरह चलना है, सर्वाइव किस तरह करना है। मुझे बताएं कि तेल की कीमतें जो हैं, कुकिंग ऑयल की कीमतें, उनके अंदर एक क्रेज़ी किस्म का इजाफा आया है, और बहुत सारी जो सब्जियां और फल हैं उनके अंदर भी इजाफा है, बट इतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर अशिया, जिस तरह आटा है, तेल है। इन अशिया के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ देखा है। तो क्या हमें अपने जिस द वे वी ईट उसको भी क्या बदलना चाहिए? देखें, ईटिंग वे को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम उसके तरीक़ेकार को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर अभी मैंने भी यही किया है कि पहले मैं जो है ज़रा ऑयल नज़र आता था खानों में तो हम खाना खा लेते, लेकिन अब हमें ऑयल को डिक्रीज़ करना होगा खाना। जैसे अगर आप 3 डोंगे ऑयल के डालते थे, छोटी वाली डोंगियाँ मैं डालती थी, तो अब 1 आपका वो 1 डलेगा, और पहले आप चीज़ों को बॉईल कर लें, उसके बाद एंड में आप डाल के उसको भूनें, तो आप देखिए आपका खाना भी अच्छा बनेगा, एंड देन ऑयल की क्वांटिटी भी और हेल्थ के लिहाज से भी वो आपके लिए हेल्दी भी होगा। आप इस चीज़ को सोचें कि हेल्थ के लिए अगर अच्छी है वो चीज़ तो हम उसे कट डाउन करें। और आपने प्राइस की बात की, तो मैं ये बताऊं कि जो ऑयल का 1 kg का पाउच पिछले साल रमज़ान में 300 का हुआ करता था, वो अब अगर आप लेने जा रहे हैं तो वो 600 का है। ऐसी है, डबल है, तो बिल्कुल डबल प्राइस हो चुकी है। तो अब मुझे ये एक तो गिला ये है कि हमारे यहाँ कोई चीज़ के रेट बढ़ते हैं तो हम जाके, हमारे यहाँ जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो वो कहते जी 4 डब्बे ले लो, 6 डब्बे ले लो, आज हम भर दें अपने अंदर, घर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें कब तक भरेंगे, कब तक लेके रखेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता। हमें थोड़ा सा जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा बाइकआउट भी करना चाहिए। तो वो बाइकआउट के लिए हमारी आवाम आगे नहीं निकलती ना, बाइकआउट करें। हाय हाय, हम लोगों को बेसिकली अपनी जो ज़रूरियात हैं ना उनको थोड़ा सा आई थिंक डिक्रीज़ करना पड़ेगा। इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हर्बलिस्ट और होम एक्सपर्ट हुमैरा नाज मौजूद हैं और बात हो रही है अपने आप को किस तरह बजट कर सकते हैं विद द राइजिंग प्राइसेस एंड नो चेंज इन आवर इनकम। इस वक्त जो हमारे मुल्क में चल रहा है कि मतलब कीमतें बढ़ रही हैं और तनख्वाहें जो हैं हमारी वहीं पे थोड़ा स्टैगनेंट हैं, खड़ी नहीं हैं, हिल नहीं रही हैं। मुझे ये बताएं कि क्या क्या चीज़ों को अब हमें अपने दिमाग में लग्जरी कंसिडर करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आवर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ मैं सोचती हूँ कि हमारे घर में एक तो जो मासी का कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा हम जो लोग, मैं कहती हूँ कि जिन लोगों की अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने उस घरों में भी देखा है कि काम वालियाँ वहाँ आ रही हैं। अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते और अगर आप इस काबिल हैं तो वो काम खुद करें। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, अपने जो आपके एसीज़ वगैरह हैं जहाँ नीड है उसको, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को, जब हमारे पास बिल आता है तो हम ये देखते हैं कि जी हमारे यूनिट्स, अब तो खैर कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपको पता चल जाता है कि 10 दिन में आपके कितने यूनिट यूज़ हुए हैं या 20 दिन में कितने यूज़ हुए हैं। तो यूनिट्स के हिसाब से आप उसको भी कट डाउन कीजिए। आप जितना नीड है उस वक्त आप एसी ऑन कीजिए, बिल आपका फिर उस हिसाब से आएगा। मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो कि मैं खुद इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि हमने एसी की जहाँ नीड है उसको यूज़ करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि सब्ज़ियाँ उस कैटेगरी में नहीं आती हैं कि जी महंगी हो गई हैं, लेकिन आप जब सब्ज़ी लेने जाओगे, अब सब्ज़ी वाला किलो के प्राइस नहीं बताता, अब सब्ज़ी वाले पाव के प्राइस बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप सब्जी लेते हो या गोश्त लेते हो तो कंसीडर करोगे तो वही प्राइस आ जाएगी कि आपने सब्जी बनाई या गोश्त बनाया, वो एक ही उसमें कंसीडर करेगा। तो मैंने भी यही किया है कि मैं गोश्त, जैसे पहले मैं बल्क में ले आती हूँ, अब जहाँ जिसके घर में 1 किलो गोश्त एक वक्त में पक रहा था, तो मेरे हिसाब से बल्क में अगर 3 किलो लाके उसके पैकेट्स आप छोटे छोटे बना दीजिए और उसके बाद फिर उसमें हम सब्ज़ी की एडिशन करके सालन बनाए। ये मैंने पैकेट्स बना के रख दिए अभी से, कि मुझे इस तरह इसमें ऐड करके एक वक्त में, अच्छा सारा हफ्ते का मैं गिन लेती हूँ, आज मैंने गोश्त बनाना है, आज मैंने कीमा बनाना है, अगले दिन सब्ज़ी होगी, फिर दाल होगी। ये हमें बनाना पड़ेगा बाकायदा। मैंने लिस्ट बनाई हुई है और मेरे फ्रिज के ऊपर वो स्टिक हुई हुई है कि मुझे 7 दिन में क्या क्या चीज़ें बनानी है, क्योंकि कुकिंग मैं खुद करती हूँ। सो बेसिकली थैंक यू सो मच। इनका कहने का मकसद ये है कि जितने काम घर में हो सकते हैं खुद करें, जहाँ जहाँ कट डाउन कर सकते हैं, और अपने आई थिंक जितना पहले हम लोग प्लान नहीं करते थे, अब सोच समझ के करना है, प्लानिंग के साथ, ना सिर्फ शॉपिंग करें, ना सब कुछ करें, राइट? आपका बजट आपके सामने होगा कि हमने इसमें ये चीज़ें करनी है। थैंक यू सो मच हुमैरा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये सारी की सारी बातें हमसे करने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गाइस, दोबारा से ये कहना चाहूँगी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से हम सब लोग इकट्ठे गुजर रहे हैं, एक ही कश्ती में हैं। आई थिंक कि वो जो एक पहले होता था ना, हम लोग, मेरा सिर्फ ये एक छोटी सी एडवाइस है कि पहले हम लोगों को ये होता था कि यार वो अपना वो इज़्ज़त रखने के लिए बोलते नहीं थे, या कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ें करते थे कि दावत कर ली बड़ी सी, जस्ट के नाक रह जाए टाइप। इट्स ओके, इट्स फाइन, डोंट डू एनी ऑफ दोज थिंग्स। सब लोग एक किश्ती के अंदर हैं, सब लोग समझ जाएंगे, आप लोग टेंशन ना लें। बी मोर ओपन एंड ऑनेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स। हम लोग जाएंगे, आप लोगों से मुलाकात करेंगे। आज के टाइम का इख्तिताम हो चुका है, कल एक नए शो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।